आज काफी लेट हो गई, 15 मिनट तो ऐसे ही चली गई। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को बता रहा था मैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस प्रकार से स्टार्ट होता है। स्टार्ट बटन है ये, देख पा रहे हैं सभी? स्टार्ट बटन देख पा रहे हैं? हाँ दिख रहा है सर। तो यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, फिर पावर पॉइंट आ जाता है। यहाँ से दिख जाता है तो ठीक है, नहीं दिखता है कई बार तो फिर अपन क्या करते हैं, ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं और यहाँ से कहाँ जाएंगे बताइए? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसके ऊपर इन पॉइंट्स को आप लिख लेना, एक बार लिखने मात्र से आपको याद हो जाएगा। स्टार्ट बटन पे गए, ऑल प्रोग्राम्स में गए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे गए और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इस प्रकार से अपन को ओपन होकर के दिखाई देता है। चलिए देखते हैं इसके आगे। इसमें न्यू अपन पढ़ रहे थे और न्यू के अंदर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही अपने पास में ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है। यहाँ से अपन क्लिक करके और क्रिएट करते ही अपने पास में न्यू प्रेजेंटेशन ओपन हो जाती है, जैसे कि ऑलरेडी हो रखी है। और मैं आपको वो बता भी दिया है मैंने, ब्लैंक एंड रिसेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक प्रेजेंटेशन और क्रिएट पे करेंगे तो इस तरीके से वो ओपन हो जाती है। ठीक है, इसके आगे न्यू वाला ऑप्शन फिर मैं बता देता हूँ। उसमें आगे आता है इंस्टॉल टेम्पलेट। पहले से जो टेम्पलेट इंस्टॉल किए गए हैं उनमें से कोई फाइल लेनी है तो आप इजीली ले सकते हैं। देखिए अपन इसको ले लेते हैं एल्बम को और क्रिएट करते हैं। उसके अंदर देखिए क्या आता है, इसमें 5-7 फाइल स्लाइड्स है। इन स्लाइड्स को अपन इसमें ले लेते हैं और इनको अपन क्या स्लाइड शो करके देखते हैं। देखिए कैसे होती है स्लाइड शो के अंदर, इस तरीके से आपकी फाइल्स शो करती है। आपका प्रोडक्ट जो भी है वो इस प्रकार से शो कर देता है। उम्मीद है आप लोगों को न्यू का ऑप्शन समझ में आ रहा है। यहाँ से न्यू के ऊपर गए और फिर टेम्पलेट से लेना है तो टेम्पलेट ले लीजिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिए। साथ में इंस्टॉल्ड थीम, इंस्टॉल थीम्स जो कि पहले से ऑलरेडी है उनमें से आपको लेना है। कल मैंने ये भी बता दिया था आप लोगों को, जैसे ये थीम लेनी है और क्रिएट कर दिया तो सभी में ये थीम हो जाएगी। जितनी भी आप स्लाइड्स ऐड करोगे सभी में यही थीम आएगी। मतलब पीछे का बैकग्राउंड, थीम का मतलब यहाँ पीछे का बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड किस प्रकार का लेना वो आपको दिख जाएगी। जैसे न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो आपको पता है क्या अपन शॉर्टकट कीज यूज करेंगे बताइए कोई भी। न्यू स्लाइड के लिए निशा बताएगी। कंट्रोल, फिर से बताओ, एम। वेरी गुड, कंट्रोल एम का यूज करेंगे, ध्यान से समझना। और आप पेन पेपर हाथ में होना चाहिए, साथ में नोट कर लिया करो, भूलते नहीं है, अच्छा रहता है। तो कंट्रोल एम करके मैं कंट्रोल और एम प्रेस कर रहा हूँ तो इससे देखिए ऐसे कैसे आपके सामने न्यू स्लाइड ऐड हो गई है। कंट्रोल एम फिर प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से ये स्लाइड्स ऐड हो जाती है और सभी में इसी प्रकार की आ जाती है। फिर से अपन एक बार न्यू में चलते हैं, न्यू का ऑप्शन देखते हैं। न्यू के अंदर जो है माई टेम्पलेट्स है, माई टेम्पलेट्स में पहले से कोई ऑलरेडी दिया हुआ हो तो उनमें पहले से अपने खुद के सेव किए हुए हों तो अपन देख सकते हैं। प्रॉपर आवाज आ रही है? प्रॉपर सुन पा रहे हैं सही ढंग से? यस सर। ओके। न्यू 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 फ्रॉम एग्जिटिंग, पहले से सेव की हुई कोई फाइल हो, अपनी कोई प्रेजेंटेशन हो तो उस प्रेजेंटेशन को भी अपन ले सकते हैं। अभी यहाँ है नहीं कोई तो अपन ले नहीं सकते हैं, और पहले से हो तो उसको अपन ले सकते हैं। ठीक है, न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। फिर ये फीचर्स है, यदि कोई फीचर से रिलेटेड कोई फाइल हो, ट्राई अगेन ट्रबल शूटिंग, नेट से रिलेटेड है, ये नेट आपका चालू होगा तो उससे आपकी फाइल्स आ जाएगी। पावर पॉइंट से रिलेटेड है।
के बाद में एजेंडाज है, ये देखो इसमें दिए हुए हैं। यहाँ से इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं डाउनलोड करते हुए। नहीं आ रहा है, जो आ जाएंगे यहाँ से आ जाएंगे। बिजनेस, आर्ट, एनिमल, नहीं आ रहा है। कैन नॉट बी डाउनलोडेड, प्रॉब्लम आ रही है। ये ऐसी कभी कभार टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि ये कहाँ से आती है, या तो अपना नेटवर्क इश्यू हो सकता है, या फिर जो है सर्वर से अपलोड नहीं की गई हो, क्योंकि इतनी कंपल्सरी नहीं होती है, इसलिए इनको हटा भी देते हैं कई बार सर्वर से। क्या हुआ? 8 मिनट की इसे 7 मिनट बताया, वो मतलब बात में 52 मिनट से जाने। एक बार कोई ऑनलाइन है, मतलब साउंड म्यूट नहीं है, तो कृष्णा शर्मा म्यूट कीजिए, घर की आवाजें आती रहती है, तो थोड़ा ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि आपकी आवाजें सभी कैंडिडेट सुनते हैं और सभी के पास में शेयर होती है, तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें। जब आपको कोई पूछना हो तो इजीली पूछें। हाँ, चल रहे थे अपन पावर पॉइंट में। यहाँ से अपन न्यू ऑप्शंस, जो भी अपन को लेना हो एजुकेशन से रिलेटेड, जहाँ इसमें आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं आ रहे हैं अभी, कोई सर्वर प्रॉब्लम है। विशेष रूप से आपको बताने वाले मैंने एडिशनल बता दिए हैं आपको। काम करने वाली चीज ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट है और ऑलरेडी इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स हैं। इनको, इनमें से जो भी आपको लेना हो उनको ले सकते हैं, यही चीजें हैं। और इंस्टॉल थीम्स हैं, जो भी आपको लेनी हो वो ले सकते हैं, जो मैं आप बता चुका हूँ आप लोगों को। इस तरीके से अपन ले सकते हैं। कंट्रोल एम करके लेंगे तो इस तरीके से अपनी फाइल्स ऑलरेडी आती रहेगी। उम्मीद है आप लोगों को न्यू कंट्रोल एन शॉर्टकट की है। कंट्रोल एन न्यू के लिए क्या है, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए क्या शॉर्टकट कीज है? बताएंगे? कंट्रोल एन। और नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए नई स्लाइड, प्रेजेंटेशन में अपन को स्लाइड इंस्टॉल करनी है, इंसर्ट करनी है, तो ऐसी पोजीशन में क्या शॉर्टकट कीज यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस एम। गुड। कंट्रोल एम जो है स्लाइड के लिए है और कंट्रोल एन न्यू प्रेजेंटेशन नई फाइल के लिए है। आगे देखिए, ओपन, आपको पता है कि अपनी सेव की हुई कोई भी फाइल है उसको अपन ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ ओपन पे गए और ओपन पे जाकर के कल अपन ने एक फाइल सेव की थी इस नाम से, की थी या नहीं की थी? पूजा के नाम से सेव की हुई थी, ये रही पूजा। ये फाइल अपन ने सेव की थी और करीब करीब सभी के नाम डाले थे अपन ने। इसी में हम कुछ चेंजेस करते हुए चलेंगे। ये सेव करना आपको बता दिया। ओपन के लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल ओ। शाबाश, खुशी का कमाल है वास्तव में, तो कितना आउटपुट मिल रहा है मुझे हाथों हाथ। वेरी गुड। कंट्रोल ओ, ओपन
के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल ओ। यदि किसी को याद नहीं हो रही हो, मन ही मन में पछतावा हो रहा हो कि काश मुझे तो नहीं आ रही है, तो ऐसी पोजीशन में आपके साथ में पेन पेपर है, यूज कर लें उसका। ओपन के लिए कंट्रोल प्लस ओ है, नई फाइल के लिए कंट्रोल एन है, फिर सेव के लिए कंट्रोल एस। कंट्रोल एस के साथ में अपन फाइल सेव कर सकते हैं। सेव एज के लिए क्या, सेव एज के लिए शॉर्टकट कीज क्या बताई थी, बताइए। सेव एज सर F12 है। वेरी वेल, थैंक यू। किसने बताया, नाम पिंकी। बताइए। थैंक यू, वेरी गुड, क्या बात है, पिंकी बहुत सीरियस होकर के पढ़ रही है। वेरी वेल, वेरी वेल, वेल डन, बहुत ही अच्छा है। ध्यान देकर के पढ़ेंगे सबके समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बैठना तो वैसे भी पढ़ रहा है अपन को, तो क्यों ना अपन इसका सदुपयोग कर लें और आनंद से जो है, हंसते हंसते जो है ना, इसको सीख पाए। शॉर्टकट क्या है सेव की, शॉर्टकट सेव की शॉर्टकट क्या है, फिर से बोलेंगे, बोल दीजिए आप लोग। सर सेव या सेव एज? सेव, एस, कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस। और सेव एज की F12 बताइए आपको अभी। F12 जैसे ही यूज करेंगे सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। सेव एज F12 है। सेव एज से क्या मतलब है, सेव और सेव एज में अंतर क्या है, प्रश्न बनता है ये। सेव और सेव एज में अंतर है। सेव और सेव एज से, देखो सेव से भी फाइल तो सेव होती है, कहीं भी अपन जहां भी अपन सेव करना चाहते हैं, किसी भी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, हार्ड डिस्क में सेव करो या अपने किसी पेन ड्राइव में सेव करो, कहीं भी दूसरे लोकेशन में CD फ्लोपी जो भी हो उसमें सेव करो तो कर सकते हैं। लेकिन सेव एज से क्या मतलब है, जैसे मान लो कि सेव तो अपन ने हार्ड डिस्क में कर लिया, एक बार सेव कर लिया, इसको कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर लिया, अब अपन को दूसरे उसी फाइल को दूसरी जगह सेव करना है, मतलब बैकअप लेना है, तो ऐसी पोजीशन में अपन क्या करेंगे, सेवेज पे जाएंगे और सेवेज पे नाम चेंज करते हुए भी सेव कर सकते हैं, प्लस लोकेशन चेंज करते हुए भी सेव कर सकते हैं। अंतर इतना ही है, लेकिन पहले सेव करना पड़ेगा। नई फाइल को अपन सेवेज नहीं कर सकते डायरेक्ट। अपन चाहें कि अपन डायरेक्ट ही सेवेज पे चले जाएं तो सेवेज नहीं आएगा, पहले सेव ही करना पड़ेगा। नई जो प्रेजेंटेशन है, नई फाइल जो होती है, उसको सेव ही करना पड़ेगा। क्लियर, आगे चलते हैं अपन प्रिंट पे। बताया जा चुका है, वापस थोड़ी सी प्यारी प्यारी सी समझ में आ रही होगी, यादाश्त आ रही होगी कि प्रिंट का ऑप्शन बताया था सर ने वर्ड के अंदर। प्रिंट से क्या होता है, नाम सुना सुना लग रहा है। प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट आउट निकालना। प्रिंट आउट होता क्या है, प्रिंटर तो नाम सुना होगा, ये एक आउटपुट डिवाइस है जो छाप करके अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी मैटर होता है उसको छाप करके कहाँ निकाल देती है, कागज के ऊपर निकाल देती है, प्रिंट करके हार्ड कॉपी के रूप में। तो प्रिंट ऑप्शन है, अपन अपनी फाइल का प्रिंट आउट कागज के ऊपर, हार्ड कॉपी के ऊपर प्रिंट आउट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। शॉर्टकट कीज क्या है इसकी, कंट्रोल पी। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल पी। कंट्रोल पी के द्वारा कई बार आप लोग घर पे बैठे हैं तो आप रिपीट जरूर करें, साथ साथ बोलें, भले मैं सुनूं या नहीं सुनूं, आप लोग दूर हैं कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा माहौल होना चाहिए कि अपन जैसे क्लास में ही बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं उसी प्रकार से अपन यूज करें, और माहौल वर्चुअल माहौल जो है ना बन जाना चाहिए। कंट्रोल पी प्रिंट आउट के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल पी जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा। सर ये डायलॉग बॉक्स क्या होता है, देखिए ऐसा डायलॉग बॉक्स बोलते हैं अपन उसको। ये जो विंडोज बॉक्स आते हैं इनको डायलॉग बॉक्स के नाम से जानते हैं, क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड भी। अब देखिए इससे प्रिंट वाले ऑप्शन को, इस डायलॉग बॉक्स को क्लियर करके बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले यहाँ
ध्यान देने योग्य बातें क्या है, प्रिंट ऑप्शन प्रिंट करने से पहले जैसे ही कंट्रोल पी करेंगे ये बॉक्स आएगा, उसमें ओके करते ही प्रिंट आउट निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले कुछ ध्यान देने योग्य बातें ये है, ये काम आप प्रिंटर आपके उससे भी कर सकते हैं, किससे, मोबाइल से भी। मोबाइल में आपकी कोई फाइल हो और प्रिंटर आपका ऑनलाइन वाला प्रिंटर हो तो उससे अपन ऐड हो जाते हैं। कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि जो स्पीकर पे आप सॉन्ग्स भी तो बजा लेते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा जो ऊपर या जो भी आपका स्पीकर है वो यदि ऑनलाइन है, इट मीन्स ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाला है, तो ऐसी पोजीशन में वो कनेक्ट हो करके आपके सॉन्ग्स या कुछ भी जो डिस्प्ले करना है वो कर सकते हैं। स्मार्ट एलईडी भी आती है, स्मार्ट एलईडी से भी ब्लूटूथ के जरिए अपन अपने फोन से क्या इसको कनेक्ट कर सकते हैं, किसको, मोबाइल को। जैसे आपका डिस्प्ले जो है ना मोबाइल पे आ रहा है और आपके पास में बड़ा डिस्प्ले चाहिए, अभी जैसे आप देख रहे हैं मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं, आपको छोटा छोटा दिख रहा है, आपको छोटा छोटा दिख रहा है, देखना तो छोटा छोटा दिख रहा है, इसको आप देख लो, बात करो तो उस छोटे को बड़ा करके आप देखना चाहते हैं, तो ऐसी पोजीशन में क्या होगा कि आप उसको स्मार्ट जो एलईडी बोर्ड है, आपका एलईडी है, टीवी है, उससे आपको वर्चुअल कनेक्शन करना होगा। ब्लूटूथ के जरिए आप उससे कनेक्ट हो जाइए। जैसे आप कनेक्ट होंगे उस पोजीशन में आपका डिस्प्ले, मोबाइल का डिस्प्ले, आपकी स्क्रीन जो है डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगी, उससे बड़े जो एलईडी बोर्ड है उसके ऊपर आ जाएगी और आसानी से आप यूज कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अपन प्रिंटर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए नेम बॉक्स है, नेम वाले में आपको प्रिंटर का प्रकार सिलेक्ट करना होगा। जैसे आपके पास में फैक्स प्रिंटर है या एचपी लेजरजेट प्रिंटर है या आपका एचपी सीपी कलर प्रिंटर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर है, इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि यदि आपको फाइल को पीडीएफ सेव करना है तो उस समय यहाँ पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास में पीडीएफ रीडर आपके इंस्टॉल होना चाहिए। इसके साथ ही प्रैक्टिकली जो आप करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसे प्रिंटर का नाम अपन को यहाँ सिलेक्ट करना होगा, मैं आपको प्रिंट करके भी बता दूंगा। यहाँ से इसके बाद में प्रिंट रेंज सभी को प्रिंट करना है या करंट स्लाइड को प्रिंट करना है या सिलेक्ट किए हुए को प्रिंट करना है, जो भी प्रिंट करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और कितनी कॉपी चाहिए, नंबर ऑफ कॉपीज, देखो यहाँ कॉपीज लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कॉपीज पे कितनी है, यहाँ से अपन सिलेक्ट करके और बढ़ा देंगे। जैसे 5 चाहिए तो 5 कर देंगे और ओके करेंगे तो आपके प्रिंट आउट निकल जाएगा। अपन को ओके नहीं करना है क्योंकि प्रिंट आउट निकाल करके पेज खराब नहीं करना है, अभी इसका यूज नहीं है, कैंसिल कर देते हैं। जैसे ही ओके करेंगे प्रिंट आउट बाहर आ जाएगा। कैंसिल कर देता हूं मैं, यहाँ समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में अपन चलते हैं यहाँ से प्रिपेयर। ये प्रिपेयर है, विशेष रूप से काम वाली बात नहीं है, काम आने वाले ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बता देता हूँ। प्रिपेयर का मतलब होता है यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना, डॉक्यूमेंट को तैयार करना। सर आपने तो बता दिया पहले ही, प्रिपेयर करना न्यू में ही हो जाता है, स्लाइड लिख लेते हैं, हाँ ठीक है। लेकिन इसके लिए ऐसा होता है कि आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं, रेस्ट्रिक्ट परमिशंस देना चाहते हैं, जो कि आपको मैंने आगे बताया था, वो ऑप्शंस भी इसलिए यहाँ है। प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं, कौन इसका ऑथर है, कौन क्या है, इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। बहुत ही ज्यादा अपन को रेस्ट्रिक्ट करना है या कोई दूसरा इसको छेड़े नहीं, तो ऐसी पोजीशन में एनस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स पे जाकर के पासवर्ड दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पासवर्ड दे दिया, ओके कर दिया है, फिर रीटाइप करवा रहा है, इसको री एंटर करवा रहा है और ओके कर दिया। अब इसको कोई दूसरा ले नहीं सकता, ले रहा है इसमें तो भी कर रहा है। चलो प्रिपेयर में चलते हैं। इंक्रीज द सिक्योरिटीज एंड प्रेजेंटेशन बाई एडिंग इंस्क्रिप्शन, रेस्ट्रिक्ट परमिशन, अनरेस्ट्रिक्ट कर रखा है, इसको रेस्ट्रिक्ट करना होगा एक्सेस में, और यहाँ से रेस्ट्रिक्ट करने के नोट अगेंस्ट प्रोडक्शन सर्विस,
सर्वर प्रॉब्लम है, इस कारण से नहीं हो पाया। फिर इसमें चलते हैं। सर्वर प्रॉब्लम है, कई बार नहीं आता है। सर्वर क्या होता है सर? बार बार आप सर्वर 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 कहते हो, सर्वर होता क्या है बता देता हूँ। दो टर्म्स हैं, क्लाइंट और सर्वर। काम में आने वाली चीजें प्रश्न बन जाता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट होता है जिससे एक ब्रांच, जैसे कोई एक ब्रांच जुड़ी हुई होती है तो उसको सर्व क्लाइंट कहते हैं। और मेन पार्ट जो होता है, मेन हब जो होता है, उसको अपन बोलते हैं सर्वर। जैसे यूं समझ लीजिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ और अपना जो यहाँ से मैं काम में ले रहा हूँ, तो यूं समझ लीजिए कि मैं एक तरह से सर्वर का काम कर रहा हूँ और आप सभी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, सभी क्लाइंट का काम कर रहे हैं। तो सर्वर और क्लाइंट यूं समझ लीजिए। फिर एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि मेन कंप्यूटर जो होता है उसको अपन सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, और उससे जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर होते हैं उन सबको कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। आप यूं समझ लीजिए कि एक स्कूल आपका सर्वर है और उसमें क्लासेज जो है, या फिर उसके टीचर्स हैं, या फिर उसके स्टूडेंट हैं, वो सब के सब क्या है? इसके क्लाइंट है। इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। यूं समझिए आपके हेड ऑफ फैमिली सर्वर है और बाकी सब मेंबर जो है क्या है? क्लाइंट है। तो इस तरीके से सर्वर और क्लाइंट को समझ सकते हैं आप। अच्छे से समझना है इसको, इससे रिलेटेड इक्वेशन बन जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गया? प्रिंट कर ही लिया अपन ने। प्रिपेयर सेंड से अपन फाइल, अपनी फाइल को ईमेल के जरिए सेंड कर सकते हैं। पब्लिश, यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं सीडी में या डीवीडी के अंदर राइट करके ले जा सकते हैं। क्लोज से अपन क्लोज कर देंगे। जब अपन को जरूरत होगी उस समय इजीली समझ में आ जाएगा आपके। अभी फिलहाल आप इतना समझिए इनका ऑप्शंस, इनका यूज क्या होता है। इसके बाद में देखिए, आपका फाइल कंप्लीट करवा दिया मैंने। इसके बाद में यहाँ से होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू और फॉर्मेट। इसमें से आप इन सबको, आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा क्या कि आप सभी इन टैब्स के नाम नोट करें और लर्न करें। इन सभी, ये सभी जो टैब्स है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिव्यू, व्यू और फॉर्मेट। लिखेंगे कैसे? सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखेंगे और उसके अंदर टैब्स के नेम, टैब्स नेम, तो इसको आप लिखेंगे। फिर से अपन कल स्टार्ट करेंगे होम टैब को। और जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने पढ़ा था, सेम इज वो का वो पार्ट है। यदि आपने वर्ड के अंदर आपकी क्लास छूट गई है तो ऐसी पोजीशन में आप अभी ही जो होम टैब पढ़ेंगे, इससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैं वैसे ही बताऊंगा पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ में, ताकि आपके वो रिवाइज हो जाए और वर्ड में यदि किसी के छूट रखा है तो वो भी क्लियर हो जाए। करीब करीब होम के अंदर सेम ही है, होम इंसर्ट में सारे ऑप्शंस करीब करीब सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, कुछ डिफरेंस रहता है, वो भी अपन समझ लेंगे। अब अपन पावर पॉइंट के बाद में अपन क्लास लेते हैं अपनी। रिकॉर्ड हो रहा है। थ्योरी क्लास में चल रहे थे अपन, और थ्योरी क्लास में अपन ले लेते हैं आपकी बुक। सभी को बुक मिल गई है? आप सभी को बुक मिल गई है IIT की? मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया था। सुन पा रहे हैं सभी? हाँ सर। डाउनलोड कर लिया होगा आप लोगों ने? यहाँ अपन चल रहे थे फर्स्ट चैप्टर में, और फर्स्ट चैप्टर को आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।
ध्यान से समझना, मैं बहुत डिटेल से समझा रहा हूँ हर पॉइंट को, कंप्लीट डिटेल चाहिए। आपके बेसिक कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड है। सुपर कंप्यूटर आपको मैं बता दिया था, सुपर कंप्यूटर के उपयोग बता दिए थे, और कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं। मौसम की भविष्यवाणी है, भूकंप की जानकारी लेना है, संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन है, ये सब इसके यूज हैं। और किसके सुपर कंप्यूटर के जो एग्जांपल्स हैं, प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर IBM है, और फुजित्सु है, परम सुपर कंप्यूटर जो भारत का है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आपको बता दिया था, मिनी कंप्यूटर बता दिया था। इनके एग्जांपल्स भी आपको लिखने के लिए दिए थे। आपको उम्मीद है आप लोगों ने सभी ने बना लिया होगा। अच्छा, मेरा ट्यूर रहेगा अब इसी आज से ही, किसी के घर भी मैं पहुंच सकता हूं। उस पोजीशन में आपके पास में आपकी एक नोटबुक बनी हुई होनी चाहिए, और उसमें जो बताया जाता है वो लिखा हुआ होना चाहिए। यदि बाय द वे आप ऑनलाइन नहीं हो पाते हैं तो आप वापस वीडियो को देख करके रहता है, यूट्यूब में स्मार्ट आइडिया ऑनलाइन एजुकेशन चैनल के नाम से है, और आप ऐसा स्कूल ऐसा ही कंप्यूटर कॉलेज डाल करके भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। पार्ट आपके 1 to 26 तक पहुंच चुके हैं, तो उनको भी आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर और ले सकते हैं। इसके बाद में माइक्रो कंप्यूटर आपको बता दिया था या नहीं? माइक्रो कंप्यूटर बताना था। माइक्रो कंप्यूटर देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, पैड्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं। और ये सभी काफी तेज गति से बता दिया था शायद। ये कंप्यूटर्स, चारों बेसिक कंप्यूटर्स जो है उनमें सबसे सस्ते होते हैं, और एक प्रकार के कार्य को करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे संचार, शिक्षा, मनोरंजन या दूसरे ऑफिस कार्यों को पूरा करने के लिए काम में लिया जाता है। इनके एग्जाम्पल भी, ये क्वेश्चन आपको दे दिया था मैंने, यहाँ तक बता दिया था, कंप्लीट होमवर्क भी दे दिया था ये सब का आपको करने के लिए। इनमें अंतर भी, जैसे पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में अंतर क्या क्या है वो आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के लाभ क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या है इसकी, ध्यान रखना। और इनसे रिलेटेड O लेवल में और RSAT में अच्छे से क्वेश्चन बनता है इसका। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है? स्पीड, ये बहुत तेज गति से काम करता है, पलक झपकते ही बहुत सारे काम कर डालता है, और बहुत नैनो सेकेंड्स में इसके ये काम करता है। प्रोसेस जो स्पीड है वो बहुत तेज है, लाखों निर्देशों को सेकंडों में ही संशोधित किया जा सकता है, पलक झपकते ही अपन को रिजल्ट मिल जाता है। एक्यूरेसी, इसके काम में जो है ना कंफर्म एक्यूरेसी रहेगी, कोई गलती नहीं रहेगी। इंसान जरूर कंप्यूटर वो गलत कर देता है, लेकिन ये गलत नहीं करता है। क्या होता है इसमें, ये कंप्यूटर में सही डेटा दर्ज किया गया है तो परिणाम एकदम सटीक होगा। ये कह रहा है गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO। ये कह रहा है जैसा डालोगे वैसा ही प्राप्त करोगे। कंप्यूटर क्या कहता है, जैसा आप इनपुट करोगे वैसा ही आउटपुट प्राप्त होगा आपको। गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा डालोगे तो कचरा ही मिलेगा। कहने का मतलब, यदि आपने इनपुट सही किया है तो आउटपुट सही मिलेगा। कंप्यूटर के अंदर अपन को कुछ डालना पड़ता है पहले, और तब ही ये आउटपुट देता, अपने आप ये कुछ भी नहीं करता है। हालांकि AI के जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके जरिए कुछ किया जा रहा है, और इसको खुद सोचने के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना ही समझिए कि खुद कंप्यूटर कुछ सोच नहीं पाता है, सोचने की क्षमता उसमें नहीं है। ये इसकी लिमिटेशन है, कमी है। इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक्यूरेसी लेता है, उच्च संचयन क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत सारे मैटर को ये स्टोर कर सकता है। इसके साथ साथ में विविधता, वर्सैटिलिटी, कंप्यूटर अनेक कार्यों को करने में उपयोग में लेता है, जैसे पत्र लिखने से लेकर के पत्र तैयार करने, संगीत सुनने,
अभी हर प्रकार से, अस्पताल में भी है, स्कूल में भी है, बैंकिंग में है, और कई प्रकार के कार्य कर सकता है। डिलीजेंस यानी कि परिश्रमशीलता। कंप्यूटर एक मशीन होने के नाते थकान, एकाग्रता की कमी और बोरियत से मुक्त हो जाती है। जिससे अपन पढ़ते पढ़ते बोरियत महसूस करने लग जाते हैं ना, कि हम जो है कि इस प्रकार से इतनी देर हो गई सर बताते बताते हम तो थक गए हैं, ऐसी पोजीशन जो है नहीं होती है, यानी कंप्यूटर थकता नहीं है इसमें। लिमिटेशंस क्या है? कंप्यूटर एक मूक डम मशीन है, वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता है, यानी खुद कुछ भी नहीं करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा को ग्रहण करने की क्षमता रखता है और दिए हुए निर्देशों की पालना करते हुए इंफॉर्मेशन या सिग्नल के रूप में आउटपुट देता है। इसकी परिभाषा है, याद रख लेना इसको। एक अप्रत्याशित स्थिति में कंप्यूटर अपने आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है, निर्देशों के क्रम को कंप्यूटर स्वयं नहीं बदल सकता है, कंप्यूटर का आईक्यू नहीं होता है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो होता है, आईक्यू लेवल जो है उसका इंटेलिजेंसी वो नहीं होता है। ये इंसान में ही ये फितरत डाली हुई है ऊपर वाले की कि आईक्यू लेवल, और आईक्यू लेवल के जरिए ही अपन मशीनों से अलग होते हैं, सिर्फ अपने में, बाकी अपन मशीनों से काफी पीछे हैं। अपने में वो क्वालिटी नहीं है मशीनों जितने काम करने की, कंप्यूटर जितना, कैलकुलेटर जितना अपना फास्ट अपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपन लोगों में ये आईक्यू दिया हुआ है, और आईक्यू देने की वजह से ही ऐसा काम अपन कर पा रहे हैं और सबसे अलग हैं और क्या अच्छे हैं सबसे। अब आगे देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। टचेबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के जो पार्ट जिनको अपन छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिनको अपन टच करने की कोशिश करते हैं, जिनको अपन छू सकते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। और जिनको अपन छू नहीं सकते, जैसे मैं इसको पकड़ना चाहूं तो छू नहीं सकते, कोई फोटो हो, मोदी जी कंप्यूटर के अंदर आ रहे हैं, भाग करके अपन पकड़ लेंगे, मोदी जी को बंदी बना लेंगे, अपने घर में बिठाएंगे, मोदी जी आ जाओ खाना खा करके जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। वो सॉफ्टवेयर है, मतलब अनटचेबल पार्ट्स और फीलेबल पार्ट्स, फीलेबल प्रोग्राम्स ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम होते हैं जिनको कि महसूस कर सकते हैं। और हार्डवेयर क्या है? जो भी अपन छू सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर के जो भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उस हार्डवेयर कहलाते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में अपन देख चुके हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को चलाने में मदद करते हैं और हार्डवेयर को कार्यकारी बनाते हैं, यानी कि जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा हार्डवेयर काम नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर जो है जब तक काम, सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल नहीं होगा तब तक हार्डवेयर काम नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर कई प्रकार के बताए गए हैं, उसमें जो है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले उपयोगकर्ता यूजर से सूचना को आदान प्रदान करता है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधन, इंटरनल रिसोर्सेज का प्रबंधन करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि कई प्रोग्रामों का एक संग्रह है। सिस्टम प्रोग्राम्स के महत्वपूर्ण घटक निम्न प्रकार हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम को यूं समझ लीजिए सीधी सीधी भाषा में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कई प्रकार का होता है, इसे एक चक्र के रूप में बताया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाने का काम करता है। सिस्टम क्या है? कंप्यूटर, कंप्यूटर को चलाने का काम करता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो है कई प्रकार के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की कड़ी है, यानी कि हार्डवेयर और हार्डवेयर और ये जो हार्डवेयर है उसके और यूजर के बीच की, यूजर कौन है? काम करने वाला अपन, अपने और हार्डवेयर के बीच में। ये यदि अपने और हार्डवेयर यानी कि हार्डवेयर को काम करने योग्य, मैं जैसे आपके सामने ये जो मोबाइल है, मोबाइल को आप टच कर रहे हो, अंगुली घुमा रहे हो, तो उस समय यदि वो काम नहीं करे तो क्या मतलब है? यदि आप यहाँ से अभी जैसे 2 बार टेक्निकल मिस्टेक आ गई तो अपने मन में ऐसे आ गया बार बार पता नहीं क्या हो रहा है ये, तो अपन झुंझला जाते हैं। और जैसे मान लो कि मेरी आवाज आपके पास में नहीं आई तो तुरंत तपाक से आप कहेंगे कि सर आवाज तो आ नहीं रही है हमारे, तो कोई समझ में आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या बता रहे हो। तो ये
कहने का मतलब ये है कि ये सारे काम कौन कर रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। अपन जो बोल रहे हैं, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप लोग वहां सुन रहे हैं, ये सारे काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ही काम कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट आदि का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्राम के आवाम सेवाएं प्रदान करता है। ये कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। मैंने बताया आपको, कंप्यूटर और हार्डवेयर और यूजर के बीच की कड़ी है ये, यानी कि आदान प्रदान करने का काम, बिजली का काम करता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर सबसे अधिक और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूछा जाएगा आपको, आपके प्रश्न भी आया था इंटरनल एग्जाम में भी, आपको याद हो तो देखना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने नाम सुना होगा, विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग, माइक्रोसॉफ्ट डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो पुराना है, आजकल काम में बहुत कम लिया जाता है। यूनिक्स है और लाइनेक्स है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो अपने कंप्यूटर की इस सिस्टम की रख रखाव के लिए उसमें कोई एरर आ जाए, अवांछनीय फाइल आ जाए, को हटाने का, डिस्क के संसाधनों को पूर्ण करने में काम लेने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, अपने डिस्क स्पेस को एडजस्ट करता है, अपनी फाइलों की जो टूट फूट की मरम्मत जो हो जाती है वो करता है, मतलब कुछ भी अनावश्यक फाइलें जो होती है उनको हटाने का काम करता है। इस तरीके से ये सारा काम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होता है। फिर आगे आता है डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है अनेक प्रकार की जो डिवाइसेज अपन ऐड कर देते हैं उन सबको काम करने योग्य बनाने के लिए। देखो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बाकी के कंप्यूटर प्रणाली के साथ संवाद करने की, कम्युनिकेशन करने की अनुमति प्रदान करता है। डिवाइस ड्राइवर, जैसे आप कंप्यूटर से मोबाइल को अटैच करना चाहते हैं तो पहले थोड़ी देर के लिए जो क्या करता है, कंप्यूटर क्या करता है, कुछ देर के लिए कुछ ऐसे काम करता है जो कि उसको प्रोसेसिंग करता रहता है और उसको सर्च करता रहता है। तो इसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर, यानी कि वो सर्च करके उसको ऐड करने की कोशिश करता है। आप कंप्यूटर के साथ किसको अटैच कर रहे हैं, कैमरे को अटैच कर रहे हैं, एडिशनल कैमरे को अटैच कर रहे हैं तो भी किया जा सकता है। आप बायोमेट्रिक डिवाइस को अटैच कर रहे हैं या प्रिंटर को अटैच कर रहे हैं, आप स्कैनर को अटैच कर रहे हैं, पोस्ट डिवाइस को अटैच कर रहे हैं, जो भी एडिशनल पेरिफेरल डिवाइसेज भी बोलते हैं इनको, याद रखना है। पेरिफेरल शब्द से रिलेटेड प्रश्न बन जाता है। पेरिफेरल डिवाइसेज जो कंप्यूटर के बाहर से अटैच की जाती है उन सबको अपन क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेज कहते हैं। तो याद रखना इस बात को, पेरिफेरल डिवाइसेज क्या होती है, एडिशनल डिवाइसेज जो कि कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट के अलावा, यानी कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर जो और साथ में मॉनिटर होता है, इनके अलावा जो एडिशनल डिवाइसेज ऐड की जाती है उन सबको क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेज कहते हैं। स्कैनर है, प्रिंटर है और लाइट पेन है, इस तरीके से जो सब सारे के सारे स्पीकर भी जो अपन ऐड करते हैं तो इस सारे के सारे पेरिफेरल डिवाइसेज में आ जाते हैं। आगे सर्वर क्या होता है, सर्वर की आवश्यकता तब पड़ती है जब अलग अलग यूजर द्वारा किए गए अनुरोधों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रोग्रामों को रन करने की जरूरत होती है। सर्वर और सर्वर सॉफ्टवेयर भी होता है इसमें एक प्रकार से। तो ये सर्वर सॉफ्टवेयर है। सर्वर क्या है, अभी मैंने आपको क्लाइंट और सर्वर की डेफिनेशन बता दी है, आप समझ गए होंगे। मेन जो होता है, हब जो होता है, मेन जो काम करने वाला कार्यकारी कंप्यूटर होता है उसको अपन सर्वर कहते हैं। चलो एक बार थोड़ा सा आगे और ले लेते हैं, थोड़ा सा ही मैटर है और इसको पढ़ते हुए अपन चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, कुछ विशेष यूज के लिए, सीधी भाषा में अपन यूं समझ लीजिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, प्रयोग के लिए, जो विशेष प्रयोग के लिए काम में लिए जाने वाली ऐप जो होती है। सपोज करो आपके पास में ऐप्स लेते हैं, आप पर्सनल यूज के लिए कोई ऐप ले लेते हैं। सपोज करो आपको मौसम की जानकारी लेनी है तो आप लोग क्या करेंगे, मौसम वाला ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, तो वो एक पर्सनल यूज हो गया। आप कोई नोट्स बनाने के लिए एक विशेष रूप से क्या ले रहे हैं, एक ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनल ऐप हो गई। जरूरी थोड़ा ना है कि सभी वो यूज करें। आपने अपने मोबाइल के अंदर कौन कौन सी ऐप डाउनलोड कर रखी है,
ऐसी पोजीशन में जरूरी नहीं कि सारे कैंडिडेट्स ही वो की वही डाउनलोड करें। अपने अपनी इच्छा के अनुसार, अपने काम के अनुसार अपन जो एप्स हैं वो डाउनलोड कर लेते हैं, काम में ले लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये जो ऐप होती है उन्हीं को प्रोग्राम कहते हैं और यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से जो एप्स डाउनलोड की है इन्हीं को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्योंकि मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो थोड़ी उनकी साइज कम होती है और कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है। इस कारण से कंप्यूटर एप्लीकेशन जो होती है वो मोबाइल में नहीं रन कर सकती और मोबाइल वाली इसमें लैपटॉप में या कंप्यूटर में रन कर सकती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार किए जाते हैं, इनको एंड यूजर प्रोग्राम्स भी कहते हैं। एंड यूजर प्रोग्राम, याद रखना पॉइंट को, एंड यूजर प्रोग्राम भी कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या? एंड यूजर। कुछ प्रोग्राम जैसे डाटाबेस प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसर है, वेब ब्राउजर है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, एक्सेल है, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम में लिए जाते हैं। टैली है और बीटीपी है, ये सब जो है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे शिक्षा से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, चिकित्सा से रिलेटेड है, बैंकिंग से है, इंडस्ट्रीज है, इन सब में काम में लिए जाने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग आप अनेक कामों के लिए कर सकते हैं। किस किस काम के लिए? संदेश भेजने के लिए, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, स्प्रेडशीट जो एक्सेल की जो वर्कबुक होती है वो स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए, डाटाबेस बनाने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए काम में लिए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की इस तरीके से तैयार किए जाते हैं कि उपयोगकर्ता के लिए काम करना आसान हो। उदाहरण के लिए कोई उपयोगकर्ता कोई भी एमएस वर्ड फाइल बनाना चाहता है तो उसे मार्जिन, लाइन स्पेसिंग, फॉन्ट साइज पहले से ही सेट मिलता है जो कि अपने अनुसार चेंज कर सकता है। उपयोगकर्ता यूजर डॉक्यूमेंट में रंग भरने, शीर्षकों या फिर तस्वीर आवश्यकता अनुसार जोड़ सकता है। इस तरीके से एक उदाहरण और दिया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, वैसे मैंने काफी अच्छे ढंग से समझा दिया है आपको। और यहाँ एक टेबल दी हुई है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपके ओ लेवल तक का क्वेश्चन बनता है और आपके जो कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है, उनमें से आपको 2 अंतर इस पर उठा करके दे देगा और बाकी अन्य छोड़ देगा। तो ऐसी पोजीशन में क्वेश्चन बना लेगा और आपको दे सकता है। एक वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे विशेष रूप से इंटरनेट पर पाई जाने वाली इंफॉर्मेशन और कंटेंट खोजने के लिए तैयार किया गया है। अब आप देख लीजिए वेब ब्राउजर, आप गूगल क्रोम गूगल करते हैं गूगल महाराज को, वो एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो क्या किया है उसमें कि कोई सूचना को खोजने के लिए या किसी कंटेंट को खोजने के लिए तैयार किया गया है। तो वो एक तरह से क्या है, वो क्या है? एक वेब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इससे प्रश्न बन सकता है वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या नहीं, हाँ या ना, प्रश्न आया होगा। या तो वेब ब्राउजर के देखो नाम क्या क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, सफारी है, ये इंटरनेट एक्सप्लोर, ये जो वेब ब्राउजर्स हैं इनका जैसे गूगल क्रोम है ना, गूगल क्रोम आप यूज करते हैं ऐसे ही ये भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, सफारी भी है, ये यूज कर सकते हैं आप लोग। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस, विशेष जो एप्लीकेशंस हैं, प्रोग्राम हैं, हजारों अन्य प्रोग्राम जो कि अन्य विषयों, विशिष्ट विषयों, व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ अच्छे प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? जैसे ग्राफिक्स है, ऑडियो है, वीडियो है, मल्टीमीडिया है, वेब लेखन है, कृत्रिम बुद्धि वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है आपने कुछ जैसे आपकी आवाज को समझ लेता है कंप्यूटर, कुछ कई बार आप गूगल के ऊपर कुछ टाइप करते हैं, जैसे हनुमान आप टाइप किया तो हनुमान से रिलेटेड जो कुछ भी होगा हनुमान के
किसी का नाम है तो वो भी आ जाएगा, हनुमान जी महाराज की भी फोटो आ जाएगी, हनुमान चालीसा भी आ जाएगी, हनुमान से रिलेटेड जो हनुमान जी से रिलेटेड वो ये भजन है वो भी आ जाएंगे, हनुमान कोई हनुमान किराना स्टोर हो तो वो भी आ जाएगा, हनुमान से रिलेटेड कोई मिष्ठान भंडार है तो वो भी आ जाएगा। इट मीन्स हनुमान से रिलेटेड बहुत सारी वर्ड्स कंटेंट्स आपको दिखाई देंगे। उपयोगी जानकारी के लिए आपको दिया हुआ है, ये एक सॉफ्टवेयर सूट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों का एक समूह है। सॉफ्टवेयर शूट के नाम से पूछा जा सकता है सॉफ्टवेयर शूट क्या होता है। ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक समूह होता है जो संबंधित फंक्शनलिटी के लिए बना होता है। उदाहरण के लिए ऑफिस सॉफ्टवेयर शूट है में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, प्रेजेंटेशन और ईमेल शामिल होते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक शूट है, इट मीन्स ग्रुप है, उसको ले सकते हैं। प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं, आपका होमवर्क दिया हुआ है, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम बताइए और वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर का क्या इस्तेमाल अभी आपको बताया है, इसके बारे में आपको और जानकारी देनी है। इसके बाद में हार्डवेयर आता है। हार्डवेयर क्या चीज है, आपको मैंने बताया अभी कि टचेबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। जिन उपकरणों को, जिन डिवाइसेज को अपन क्या छू सकते हैं, जिनको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो ये सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर एक सामान्य शब्द है जो कंप्यूटर प्रणाली के किसी घटक की उपस्थिति का वर्णन करने के लिए जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कंप्यूटर केस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस आदि। इस तरह से कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, चिप्स, मेमोरी चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक्सपेंशन कार्ड, केबल, स्विच, ये पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। इन्हें आप जिसे छू करके महसूस कर सकते हैं, वे सारे उपकरण जो है हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को अक्सर क्या किया जाता है, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, ध्यान रखना, कहीं नींद नहीं आने लग जाए, काम की चीज है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स को अक्सर इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग कंपोनेंट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हार्डवेयर कंपोनेंट जो कि सीपीयू है, एक अभिन्न हिस्सा नहीं है, उन्हें पेरिफेरल उपकरणों के रूप में संदर्भित किया जाता है। अभी अभी बताया था मैंने पेरिफेरल डिवाइसेज के बारे में, जैसे आमतौर पर इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, जैसे हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, पेरिफेरल डिवाइसेज है, और ये एक मेन कंपोनेंट कहलाता है सीपीयू। इनपुट डिवाइसेज क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेज क्या होती है, इनपुट डिवाइसेज। उदाहरण के लिए पूछा जाता है, प्रश्न जरूर बनेगा आपको, इनमें से इनपुट डिवाइसेज है या इनपुट डिवाइसेज नहीं है। तो इनपुट डिवाइसेज, सबसे पहली बात तो यूं समझिए कि थोड़ा सा समझना है, नाम से ही पता लग जाएगा। जैसे स्पीकर है, इनपुट करता है या आउटपुट करता है? स्पीकर क्या काम करता है, आवाज लेता है या देता है? बस सबके सब, कोई अनपढ़ है यानी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जानता भी नहीं है, आप वो भी बोल देगा कि ये आउटपुट है, यानी कि ये देता है अपन को आवाज, तो आउटपुट कर रहा है, तो ये आउटपुट डिवाइसेज हो गई। इनपुट डिवाइसेज जो कंप्यूटर सूचनाएं लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी हार्डवेयर डिवाइस यूजर से इंफॉर्मेशन स्वीकार करती है, इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है और उसके बाद प्रोसेसर को संचालित करती है। इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य मनुष्य को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करवाना होता है। उदाहरण के लिए अगर आप कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हो तो माउस पॉइंटर यूजर इंटरफेस डिवाइस के काम एक आम तत्व है के द्वारा अपना नेविगेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो टच किया जाएगा उसको, भाई माउस पॉइंटर है, उसी के जरिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं नेविगेशन को। नेविगेशन क्या है, जो आपको दिशा निर्देशक पॉइंटर होता है जिसके जरिए आप लोग दिशा निर्देश करते हैं, आपको बताता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। जैसे अभी अपन ये माउस पॉइंटर है, ये एक तरह से बता रहा है कि यहाँ से अपन पढ़ रहे हैं, यहाँ से नहीं पढ़ रहे हैं, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसे। आउटपुट डिवाइसेज जिनसे कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेता है और ऐसी इस रूप में परिवर्तित करता है जिससे मनुष्यों को, ह्यूमंस को आसानी से समझा जा सके। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन तो ले लेता है, फिर आउटपुट जो देता है,
जिन डिवाइसेस के जरिए आउटपुट मिलता है उसे आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे यूं समझ लीजिए कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सब आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। यहाँ देखिए कंप्यूटर के भीतर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार कंपोनेंट, इनमें सीपीयू, मेमोरी और मदरबोर्ड डिवाइसेस भी शामिल है। प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू है। स्टोरेज डिवाइसेस जो अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखती है वो स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती है। एक ऐसा कंपोनेंट है जो कंप्यूटर के भीतर डेटा संग्रहित करने के लिए काम में लिया जाता है, वो स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे आपके मेमोरी कार्ड नहीं होता है कि सर इसमें मेमोरी फुल हो जाती है, सर इतने कंटेंट्स मत भेजा करो। कई लोग तो लेफ्ट हो जाते हैं ग्रुप से, सर रोजाना ही वीडियो भेज देते हैं, हमारी तो मेमोरी फुल हो गई है। वही है। अब आपके यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के एग्जाम्पल। इनपुट डिवाइसेज के ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, सेंसर, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, इनके सबके नाम लिख करके याद कर लेना, यही आपका होमवर्क रहेगा। इनके उदाहरण बस यही आता है विशेष रूप से। प्रोसेसिंग में कौन कौन से आते हैं और आउटपुट में कौन कौन से आते हैं और स्टोरेज में कौन कौन से डिवाइसेज हैं, इन सबको आप याद कर लेना। इसके आगे आता है अपने कंप्यूटर के उपयोग। आप जानते हैं कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। कंप्यूटर का उपयोग हमें कंप्यूटर का उपयोग स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क के लिए और आप पढ़ रहे हैं उसके लिए, मनोरंजन के लिए भी काम में लेते हैं। आप यूं समझ लीजिए आप अपने मोबाइल को कहाँ कहाँ यूज में लेते हैं, किस किस चीज के लिए, बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब समझदार हैं। सामाजिक सोशल मीडिया के लिए, ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना कहाँ कहाँ, स्मार्ट क्लास के लिए भी, ऑनलाइन शिक्षा के लिए भी, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए भी। और एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, अपनी शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और आने वाले समय में सारी शिक्षा, कॉलेज शिक्षा सब कुछ ऑनलाइन हो चुकी है। अब आपको कंप्यूटर के जरिए जैसे अपन पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कोई जाने की जिद करता है तो वो बेवकूफ कहलाएगा और आखिरकार पछताएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में सारा काम ऑनलाइन होगा, जा करके रो धो करके वापस आ जाएगा। और फिर भी आपको विशेष रूप से काम कैसे करना है, आपको काम करना है यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए घर बैठिए और तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी, आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सारा का सारा आपको कंप्यूटर में मिल जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि जो कुछ भी, जैसे बुक्स को लेना है या इश्यू करना है, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सारे के सारे काम लाइब्रेरी यानी किताबें जो है आपको ऑनलाइन मिल जाती है। यहाँ अनुसंधान, प्रयोजन, रिसर्च और प्रोजेक्ट्स, ये भी इसके लिए भी काम में लिया जाता है कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर का व्यवसाय में उपयोग कहाँ होता है, ये अलग अलग प्रकार है। बिजनेस में कहाँ यूज, संचार, कम्युनिकेशन के लिए अपन बैठे बैठे बात नहीं करते हैं कि आज पैसे दे जाना, मेरे को जरूरत है भाई, और ये आपके पैसे आ गए हैं ले जाना। तो ये सब जो है व्यवसाय के लिए हो गया, बेचने के लिए, सेल के लिए, परचेजिंग के लिए, सारे काम इसमें लिए जाते हैं। आप इसको पढ़ेंगे, इन पॉइंट्स को आप याद करेंगे। देखो क्या क्या, आर्टिफिशियल मार्केटिंग, एफिलिएटेड मार्केटिंग के लिए डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, यानी कि आप लोग जो है ना अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करते हैं, रोजाना एडवर्टाइज नहीं होता है क्या, ये भी अपन सोशल मीडिया पे ले सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, खोज, विपणन, सर्च मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं, खेल द्वारा विज्ञापन कर सकते हैं, वीडियो विज्ञापन कर सकते हैं, वीडियो वाला विज्ञापन, ये सारे के सारी यूजेज हैं। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए आमतौर पर के स्वचालित वित्त और मानव संसाधन कार्यों को संभालने के लिए ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पैकेज का उपयोग भी किया जाता है। तो सारा काम कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। बही खाते का लेन देन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जनरल लेजर्स का, ये सारा टेली अकाउंटिंग का काम जो है सारा किसके द्वारा होता है, कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। पेरोल भर्ती है, आप अपने जीवन के अंदर सब कुछ काम करोगे, कोई सा भी काम करोगे, लेकिन आप लोगों को मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा, मतलब पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। एनटीए प्रक्रिया, कुछ भी करो आप लोग, पैसे तो चाहिए। सारे काम क्यों कर रहे हैं, पैसे के लिए। पढ़ क्यों रहे हैं आप, पैसे के लिए कि मैं नौकरी लगूंगा और लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने के कमाऊंगा, चाहे कैसे भी हो। तो वो उनको मैनेज तो करना ही पड़ेगा ना।
पैसों को तो मैनेज करना पड़ेगा। आप अपने कर्मचारी लगाएंगे या कैसे भी करेंगे, खुद करेंगे या कोई दुकान लगाएंगे, कैसे भी XYZ जो कुछ भी आप काम करेंगे वो सारा काम मैनेज करने के लिए होगा। तो ये सारा जो है ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है। शिक्षा और प्रशिक्षण, एजुकेशन और ट्रेनिंग, इसके द्वारा जैसे मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ और आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये काम भी अपन इसके द्वारा कंप्यूटर के जरिए कर सकते हैं। इसके बाद में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको वैसे लिखवा दिए गए हैं आपको, और कंप्लीट है ये आपका चैप्टर। थैंक यू। के बारे में जाएंगे और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे देता हूं मैं। इस बात को क्या महत्वपूर्ण जानकारी देनी है, आप लोगों को समझना है कि आपको जो एक कार्य दिया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है, उस होमवर्क को मैं आकर के चेक करूंगा और आप सभी अपने घर पे तैयार रखेंगे, जो कुछ भी जैसा भी होता है उस तरीके से, और आप अपनी स्थिति को बताएंगे कि हमें इतना सीख लिया है, इतना हमारे समझ में आ गया है और इतना नहीं आया है। तो इसको आप तैयार करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। आपके घर बैठे आपको सिखाया जा रहा है, बहुत प्यारा ऑप्शन मिला आप लोगों को, तो इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और आप कोरोना को भी धन्यवाद दें कि इसने हमारे को घर बैठे ही, कहीं कहाँ जाना, कीचड़ के अंदर जाएंगे आएंगे, ये वो करेंगे, सारे सब कुछ, इन सब से छुट्टी मिल गई और घर बैठे आराम से आधे घंटे 1 घंटे के अंदर पढ़ाई कर ली है। बहुत अच्छा। इतना ही आप सर वहां भी पढ़ाते, यहाँ भी इतना ही पढ़ाते, और आने जाने के 2 घंटे और हमारे मिल गए, इसमें आप इसकी तैयारी कर सकते हैं इजिली। यूं समझ लीजिए आने और जाने के जो टाइम था उसके अंदर आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू। आप इसको YouTube पे भी देख लें और समझ लें, जो लोग नहीं आ रहे हैं उन लोगों को भी बता दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।